हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। आज की इस छोटी सी क्लास में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को पढ़ने वाले हैं। ये केमिस्ट्री की क्लासेस का लास्ट वीडियो है और इसी में जो गैसियस लॉज हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गैलुसैक का जो नियम था वो सब भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्टिलाइजर्स के बारे में समझने वाले हैं जिसको कि हिंदी में उर्वरक कहा जाता है। फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। यानी कि ये ऐसे केमिकल या नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉइल में इस वजह से डाले जाते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन मिले, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिले और प्लांट का ग्रोथ अच्छे तरीके से हो। अगर हम फर्टिलाइजर्स के इम्पॉर्टेंट की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होता है इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। ये क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो इनके द्वारा दिया जाता है। सेकेंड यहाँ पे है दे हेल्प करेक्ट सॉइल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, यानी कि सॉइल में किसी भी प्रकार की न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है तो ये भी उसको सही करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट है कैन बी ऑर्गेनिक, मैन्योर, कंपोस्ट और इनऑर्गेनिक, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये नेचुरल भी होंगे और सिंथेटिक भी होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ से भी ना एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट में कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, needed in large quantities. For example, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur. Micronutrients needed in smaller quantities, ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं। For example, iron, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर। तो ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। The recommended nitrogen, phosphorus and potassium ratio for fertilizers in India, often cited by the Fertilizer Association of India, is 4:2:1। तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर आपसे कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का रेशियो कितना होना चाहिए तो हमारा जो फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इनके द्वारा इसका रेशियो 4:2:1 बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स की, यानी कि फर्टिलाइजर्स के कितने टाइप होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ये आपको मेनली 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। सिंथेटिक होगा यानी कि केमिकल का यूज़ करके उसको बनाया गया है। ऑर्गेनिक है, इसका मतलब है कि नेचुरल फर्टिलाइज़र है। सबसे पहले यहाँ पर हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड केमिकली एंड आर ऑफन कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये केमिकली बनाए जाते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड रैपिड न्यूट्रिएंट रिलीज फॉर क्विक प्लांट अपटेक, सपोर्टिंग फास्ट क्रॉप ग्रोथ। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं जिससे कि फास्ट क्रॉप का ग्रोथ यहाँ पर हो सके। वहीं पर जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। इसमें भी आपको अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र्स देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है जैसे कि यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स है तो यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है। इसका आपको पर्टिकुलर वैसे नाम नहीं याद रखना। थर्ड यहाँ पे है पोटासिक फर्टिलाइज़र।
पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। यहाँ से आपको ये वाला ध्यान में रखना है, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स कंटेन 2 और 3 मेन न्यूट्रिएंट्स। कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड फर्टिलाइजर में 2 या 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि NPK ब्लेंड। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्टिलाइजर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है यूरिया। यूरिया इज़ ए वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। यूरिया बहुत ही कॉमन फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन बेस्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन 46% यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं CH4N2O। इसको यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया गया है। इसके पहले मैंने आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाया था, वहाँ पे यूरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी थी मैंने, लेकिन वो मैं बताना भूल गई क्योंकि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था 1828 में। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने सिंथेसाइज किया था, तो इसको सिंथेसाइज किया था जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोहलर ने। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, तो वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। ये दोनों चीज़ें आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले PDF में मिल जाएंगी, वहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे हमने समझा है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फर्टिलाइजर्स के बारे में। दीज फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल रेजिड्यूज। जो भी प्लांट या एनिमल के अवशेष होते हैं उनसे ये फर्टिलाइजर बनते हैं। दे इनरिच द सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड प्रमोट माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बढ़ाते हैं, पोषण देते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं और माइक्रोबियल एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फार्म यार्ड मैन्योर, मिक्सचर ऑफ लाइव स्टॉक ड्रॉपिंग्स, यूरिन एट्सेट्रा। तो ये सभी विलेजेस एरिया में आपने बहुत देखा होगा। सेकेंड यहाँ पे है कंपोस्ट। ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। डीकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल, किचन वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट से ये बनाए जाते हैं। ग्रीन मैन्योर की अगर हम बात करें, प्लांट्स लाइक लेग्यूम्स ग्रोन एंड प्लॉड इनटू द सॉइल टू ऐड न्यूट्रिएंट्स। जैसे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, इनको ग्रो किया जाता है और सॉइल में इसको मिला दिया जाता है जिससे कि उनका न्यूट्रिएंट बढ़ जाए, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्मी कंपोस्ट। ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज्ड बाय अर्थवर्म, रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड बेनिफिशियल माइक्रोब्स। वो ऑर्गेनिक मैटर जिसको अर्थवर्म के द्वारा डीकम्पोज किया जाता है वो वर्मी कंपोस्ट में आएगा। यहाँ पे इसका ये इमेज भी लगा हुआ है, इससे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे है केमिकल या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फर्टिलाइज़र। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जैसे कि राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल को इनरिच करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। यहाँ पे हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में समझा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ड्रग्स या फिर मेडिसिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन 2024 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया और ये वाला क्वेश्चन DSSB के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ड्रग्स या मेडिसिन से। ड्रग्स और मेडिसिन्स आर द केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस यूज्ड टू क्योर द डिजीज और रिड्यूस सफरिंग फ्रॉम पेन। Where we use chemicals for therapeutic effect, there it is called chemotherapy। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेडिसिन्स लो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं जो कि डिजीज़ को कम करने के लिए या फिर हमें जो पेन होता है, जो कष्ट होता है, उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वाली लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। When we use chemicals for therapeutic effect, यानी कि जब भी हम केमिकल को
खुद को सही करने के लिए या फिर किसी डिजीज़ को सही करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आएगा कि कैंसर ट्रीटमेंट को हम कीमोथेरेपी कहते हैं, लेकिन ये चीज़ भी सही है क्योंकि वहाँ पे भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं डिजीज़ को ठीक करने के लिए, तो इसको हम कीमोथेरेपी कहेंगे। ये क्वेश्चन DSSB में नहीं पूछा गया था, UPSSC में पूछा गया था 2019 में। इसके बाद यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ड्रग्स या फिर मेडिसिन को हम किस तरीके से और किस क्राइटेरिया की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं याद रखनी, लेकिन ये जो हम क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं इसका हेडिंग आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे करके पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ड्रग्स के क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको ये क्राइटेरिया का नाम पता हो। तो पहला क्राइटेरिया यहाँ पर आता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इट इज़ यूजफुल फॉर डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उनको इससे पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन से ट्रीटमेंट को यूज़ किया जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एनाल्जेसिक जो भी मेडिसिन होते हैं उनमें पेन किलिंग इफ़ेक्ट होता है, यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक मेडिसिन वहाँ पर दी जाती है। एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर किल करना है तो एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाता है। तो ये जो एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है, इसको आप कह सकते हैं फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। ये पेन किलिंग इफ़ेक्ट है इसके पास और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सेकेंड यहाँ पे आता है ड्रग एक्शन, यानी कि जो भी मेडिसिन दिया जा रहा है वो किस तरीके से काम करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। तो जब भी आप कोई भी ड्रग्स या मेडिसिन लेंगे तो वो किस तरीके से उसका बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, उसका एक्शन कैसा होगा, इसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल हिस्टामिन्स विच कॉज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी कैन बी इनहिबिटेड बाय द एक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिन। जो हिस्टामिन होता है ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन क्रिएट करता है, तो इसको रोका जा सकता है एंटीहिस्टामिन से। तो ये आएगा ड्रग एक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया होता है केमिकल स्ट्रक्चर। ड्रग्स हैविंग कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। जो भी मेडिसिन के कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं उनका इफ़ेक्ट भी सिमिलर देखने को मिलता है, तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ड्रग्स यूजुअली इंटरैक्ट विथ बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट। मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे भी आप ड्रग्स या मेडिसिन को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मेडिसिन होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स को टारगेट करते हैं। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स को टारगेट करेंगे उनको अलग से यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया जाएगा। लिपिड्स को अगर टारगेट करेंगे तो उनका अलग से क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर टारगेट भी एक क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया को समझा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक एक्शन, यानी किस तरीके का वो इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं, किस तरीके का आपको रिलीफ मिल रहा है, इसके बेसिस पे भी हम मेडिसिन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा एंटासिड। इसका आपने नाम बहुत बार सुना होगा। ये एसिड के अपोजिट काम करता है। दीज आर द केमिकल्स यूजुअली वीक बेसिस used to neutralize the excess HCl produced in the stomach। तो हमारे स्टमक में HCl रिलीज़ होता है। ये सब हमने बायोलॉजी की क्लासेस में कवर किया है। तो जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लगता है,
इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड का यूज़ करते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो NaHCO3 जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट एंटासिड होते हैं। सेकेंड यहाँ पे आता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग्स विच रिलीव द पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन और दी अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो एनाल्जेसिक का आपको कीवर्ड याद रखना है कि ये पेन रिलीफ के लिए दिए जाते हैं। एनाल्जेसिक से किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं आता है हमारे नर्वस सिस्टम पर, ये केवल और केवल पेन रिलीफ का काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एंटीपायरेटिक्स। द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ हाई फीवर आर नोन एज एंटीपायरेटिक्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एंटीपायरेटिक्स हम तब यूज़ करते हैं जब बॉडी के टेम्परेचर को कम करना हो, जैसे कि फीवर के टाइम पर। इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। ये दोनों इम्पॉर्टेंट एंटीपायरेटिक्स होते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है, एस्पिरिन प्रिवेंट्स प्लेटलेट कोआगुलेशन। एस्पिरिन इज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट एंड इज़ यूज्ड इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स। तो ये एक तरीके से एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट का भी काम करते हैं। तो जो भी हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनको भी ये दवाएं दी जाती हैं। अगला यहाँ पे है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। तो ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अब आपको समझना है कि डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर द केमिकल यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट अफेक्टिंग द लिविंग ह्यूमन टिश्यूज़। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये लिविंग ह्यूमन टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट नहीं करते। दीज आर यूज्ड इन केसेस ऑफ कट्स, वुंड्स, बर्न्स एंड ब्रूजेस। तो ये कट्स लगने के टाइम, घाव है, कोई बर्न है या फिर ब्रूजेस जो आ जाते हैं ना, उनमें यूज़ किया जाता है। इसका जो एग्ज़ाम्पल है ये किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि डिटॉल इज़ अ मिक्सचर ऑफ। इसको यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए अगर कि डिटॉल किसका मिक्सचर है, तो ये क्लोरोऑक्सिलेनॉल एंड टर्पेनियोल का मिक्सचर है। सेकंड यहाँ पे आता है आयोडोफॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है CHI3। ये येलो कलर का पाउडर होता है, घावों पर लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो ये आयोडीन और अल्कोहल का सलूशन होता है, इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है बोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ से आपको इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। ये डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, वीक एंटीसेप्टिक हैं हमारे आइज़ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा बाइथियोनॉल का। जब भी आपको कोई भी सोप दिखे वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, तो आप समझ जाइए कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए सोप्स में बाइथियोनॉल को ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स आर केमिकल विच नॉट ओनली किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट अफेक्ट द लिविंग टिश्यूज ऑल्सो। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के साथ में ही लिविंग टिश्यूज को भी इफेक्ट करते हैं। सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये लाइन बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे एसएससी में आई डोंट थिंक कि ये पूछा जाएगा। सेम सब्सटेंस एंटीसेप्टिक का भी काम कर सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट का भी काम कर सकते हैं, ये उनके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे फिनॉल का एग्जाम्पल है। अगर ये 0.2% का सोल्यूशन है तो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, लेकिन ये 1% सोल्यूशन है, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है,
तो ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स की। एक एक कीवर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। दीज आर द केमिकल्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीज। तो ट्रैंक्विलाइजर्स ना शांत रखते हैं आपको, यानी कि अगर किसी को स्ट्रेस का ट्रीटमेंट कराना है, माइल्ड या फिर सीवियर मेंटल डिजीज है, तो उस टाइम पर ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। दीज ड्रग्स अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हेंस कॉल्ड साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, इस वजह से इनको साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है एक्वानिल। ये डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है। सेकुनल, ल्यूमिनल एंड वर्नल हिप्नोटिक ये स्लीप प्रोड्यूसिंग होते हैं। वैलियम और सेरोटोनिन सर्टेन कंडीशन में दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एंटीबायोटिक्स। दीज आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सके। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो एक डाउट ये भी आना चाहिए कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में डिफरेंस क्या है। एंटीसेप्टिक को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आप उसको ध्यान रखेंगे कि एक्सटर्नल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी स्किन के सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करेंगे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि अगर आपको इंटरनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए अलग कलर से लिखा हुआ है। फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज प्रिपेयर्ड बाई एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नोन एज पेनिसिलिन इन 1928। पहला एंटीबायोटिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, पेनिसिलिन नाम था उसका, 1928 में। अब एंटीबायोटिक्स को भी अगर आप फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो दो टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं। पहला यहाँ पे हो जाएगा बैक्टीरिसाइडल, ऐसे एंटीबायोटिक जो कि कंप्लीटली बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पेनिसिलिन, ऑफ्लोऑक्सिसिन। बैक्टीरियोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो ये ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक देते हैं, उनके इफ़ेक्ट को रोक देते हैं। कंप्लीटली ये बैक्टीरियाज को किल नहीं करते। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है एंटीबायोटिक्स विच कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन डिजीज़ आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ऐसे एंटीबायोटिक्स जिसको कि एक से ज़्यादा डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाए उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसका अपोजिट ये भी हो सकता है कि ऐसे एंटीबायोटिक जिसको हम सिंगल डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। आई होप आपको एंटीबायोटिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। इसके बाद हम केमिकल्स इन फूड को डिस्कस करेंगे। एंटी फर्टिलिटी आपको यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन जिसको कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन ड्रग्स में सिंथेटिक फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं केमिकल्स इन फूड। इसमें जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इससे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेचुरल स्वीटनर्स ऐड टू कैलोरी इनटेक एंड देयरफॉर मेनी पीपल प्रेफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स विच हैव लो कैलोरी इनटेक। नेचुरल स्वीटनर्स लेने से कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डाइट करते हैं, कैलोरी को देख देख के खाना खाते हैं।
तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ करते हैं जिसमें कम कैलोरी इनटेक होता है। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम में यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सैकरिन शुगर केन से कितना गुना मीठा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था DSSB TGT एग्ज़ाम में 7 सितंबर 2021 वाली शिफ्ट में। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि सैकरिन जो है ये केन शुगर से कितना ज़्यादा मीठा है। तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था 550 टाइम्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि 500 से 550 टाइम्स स्वीट एज शुगर केन, इंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस व्हेन टेकन। तो ये कोई भी क्रिया नहीं करता और बहुत ही हार्मलेस है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे ये 500 टाइम्स स्वीट होते हैं केन शुगर से, लेकिन एग्ज़ाम में 500 वाला ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे 550 टाइम्स का ऑप्शन था। और कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हमें नज़दीक वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, तो वहाँ पर ये राइट आंसर था। अगला यहाँ पे है एस्पार्टिम। इसको एस्पार्टिम भी प्रोनाउंस करते हैं। ये 100 टाइम्स स्वीट होता है शुगर केन से। इट इज़ अ प्रोटीन बेस्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये प्रोटीन बेस्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। यूज़ इज़ लिमिटेड टू कोल्ड फूड आइटम्स। कोल्ड फूड आइटम्स में यूज़ किए जाते हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम। अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको गर्म करेंगे तो इनका जो स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ये है एलिटेम। ये हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है, मोर स्टेबल दैन एस्पार्टिम। तो ये एस्पार्टिम से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इसको जब भी यूज़ करते हैं तो फूड के स्वीटनेस को मेंटेन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसकी अमाउंट थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हुआ तो स्वीटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं चल पाता। फोर्थ यहाँ पे आता है सुक्रालोस। ये 600 टाइम्स स्वीटर दैन केन शुगर होता है। ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का। स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। यानी कि कुकिंग टेम्परेचर पे भी इसकी स्वीटनेस ख़त्म नहीं होती और इसको कंज्यूम करने से कैलोरीज भी नहीं बढ़ती हैं। अब यहाँ पे है फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी ऐसी चीज़ें जो कि फूड को प्रिजर्व करके रखती हैं लंबे टाइम तक। फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। तो माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से जो फूड खराब होता है उससे बचाने में ये हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, यानी खाना लंबा चले उसमें हेल्प मिलती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेबल सॉल्ट, शुगर, सोडियम बेंजोएट। इसके अलावा भी बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। विनेगर भी इसमें आता है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, जिसको बहुत सारे लोग एंटीऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द केमिकल्स विच व्हेन एडेड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल हैं जिसको अगर आप फूड में ऐड कर देंगे तो ऑक्सीजन की वजह से जो फूड खराब होता है उसको बचाने में हेल्प मिलेगी। इसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला यहाँ पे है BHA, दूसरा यहाँ पे है BHT। इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। BHT के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कस करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। यहाँ से भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सोप की बात करते हैं। इस सोप इज़ दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ इन वाटर। तो सोप आप ध्यान रखेंगे ये सोडियम या फिर पोटेशियम के लॉन्ग चेन फैटी एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। यहाँ पर 10 से लेकर के 18 कार्बन एटम्स होते हैं जिनकी काफ़ी लंबी चेन बनती है। इनकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर में।
एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा सोडियम स्टीयरेट, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। यहाँ पे मैंने ये जो COO वाला पार्ट है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाया है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होता है इसको हम अभी समझेंगे। इसका एक एग्जाम्पल और है सोडियम पाल्मिटेट, जिसका फॉर्मूला होता है C15H31COONA। ये जो फॉर्मूला है इसको कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। कार्बन यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 1, तो इसको C16 लिखा गया है। H यहाँ पे 31 है। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम अकेला है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। तो इसका फॉर्मूला ना आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। सिंस सोप सॉल्यूशंस आर बेसिक इन नेचर दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। इनका नेचर बेसिक होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरल फॉर्मूला अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये हो जाएगा RCOONA या फिर RCOOK। अगर सोडियम सॉल्ट का यहाँ पे लॉन्ग चेन बन रहा है तो ये फॉर्मूला होगा। पोटेशियम का अगर यहाँ पे लॉन्ग चेन बनेगा तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत लंबी चेन बनती है और यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला पार्ट आता है। अगर हम सोप की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने आपको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बताया था। दी एस्टर ऑन ट्रीटिंग विथ ए बेस such as NaOH is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. The reaction is known as saponification because it is used in the manufacturing of soap. जब भी एस्टर का रिएक्शन होगा किसी भी बेस से तो वहाँ पर सोप बनता हुआ दिखाई देता है, उसको हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ से स्टार मार्क करके याद रखना है। ग्लिसरॉल इज फॉर्म्ड एज ए साइड प्रोडक्ट। जब भी सोप बनाया जाता है तो इसके साइड प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। सोप की मॉलिक्यूल्स में 2 एंड्स होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये जो दोनों पार्ट है ना, एक इसमें आता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक इसमें होता है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिल का मतलब यहाँ पे होता है लव। तो हाइड्रोफिलिक एंड इज द वाटर लविंग पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल। ये वाटर लविंग पार्ट होते हैं सोप मॉलिक्यूल के। इट इज पोलर इन नेचर एंड इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर। दिस इंक्लूड्स द हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वाटर लविंग होंगे, पोलर इन नेचर होते हैं और ये बहुत ही आसानी से वाटर में घुल जाते हैं, यानी इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। इसमें कौन सा पार्ट आता है तो इसमें आता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। इसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक एंड it is the water fearing part of the soap molecule. It is non-polar in nature and insoluble in water but soluble in oil and dirt. This includes the carboxylic part. तो ये water fearing होते हैं, non-polar in nature होते हैं। non-polar का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। पोलर है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। तो इसमें कौन सा पार्ट आएगा, कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इस वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, लेकिन जो भी ऑयल, डर्ट या जो भी चीज़ें हमारे कपड़ों पर लगी होती हैं उसमें ये घुल जाता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तब जाके अच्छे से यहाँ पे क्लींजिंग का काम होता है और मिसल का फॉर्मेशन होता है। मिसल के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इमेज में समझ में आ रहा होगा, ये ऑयल पार्टिकल है।
अगर आप ऑयल पे, जो कपड़ों पे ऑयल लगा है, वहाँ पे केवल वाटर यूज़ करेंगे तो ये साफ़ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर सोप का यूज़ करेंगे तो हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा ये वाटर लविंग होते हैं और सॉल्युबल होते हैं इसमें। और इसके अलावा ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये ऑयल पार्टिकल या फिर डर्ट को यहाँ पे डिज़ोल्व कर लेता है। यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिससे कि डर्ट या फिर ऑयल एक तरीके से इसमें ट्रैप हो जाते हैं और इसी को हम मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। जब आप इस पे पानी डालेंगे तो डर्ट या फिर ऑयल सोप के साथ में निकल जाता है और हमारे कपड़े क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से सोप यहाँ पर वर्क करता है। यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें समझी हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जब आप किसी भी डर्टी क्लॉथ को किसी सोप सॉल्यूशन में रखते हैं तो हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल या डर्ट को डिज़ोल्व करेगा और डर्ट और ऑयल इसमें इंट्रैप हो जाते हैं, मिसल का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से ये कपड़ों से निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखेंगे। सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ हार्ड वाटर। सोप का इस्तेमाल आप हार्ड वाटर के साथ में नहीं कर सकते। हार्ड वाटर क्या होता है? वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ऐसे वाटर जिसमें कि कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उनको हम हार्ड वाटर कहते हैं और ये सोप आप हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज दे रिएक्ट विद दीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म ए वाइट स्टिकी प्रेसिपिटेट नोन एज स्कम। जैसे ही आप सोप का यूज़ हार्ड वाटर के साथ में करेंगे तो ये वाइट स्टिकी प्रेसिपिटेट बना लेते हैं जिनको स्कम कहा जाता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया तो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप सोप का इस्तेमाल सॉफ्ट वाटर के साथ में करेंगे तो यहाँ पे लेदर बनेगा जिसको हम हिंदी में कहते हैं झाग। यहाँ पे झाग बनेगा, लेकिन हार्ड वाटर के साथ आप इसको यूज़ करेंगे तो इस तरीके से वाइट स्टिकी यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है जिसको स्कम कहते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इस वजह से इनसे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। सोप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जानते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में। डिटर्जेंट्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग एल्किल चेन विथ सल्फोनेट ग्रुप। तो यहाँ पे सोप और डिटर्जेंट में ये डिफरेंस होता है कि इसमें आपको सल्फोनेट ग्रुप देखने को मिलेगा। ये भी लॉन्ग एल्किल चेन के बने होते हैं, लेकिन सल्फोनेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम जानते हैं। डिटर्जेंट्स हैव ए सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर क्लिनजिंग एक्शन एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोप। तो इनका भी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी सोप के सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर क्लिनजिंग एक्शन ये दिखाते हैं। सेकेंड यहाँ पे डिफरेंस है, दे कैन बी यूज्ड विथ हार्ड वाटर ऑल्सो। इनको हार्ड वाटर के साथ में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है इनसे ये रिएक्ट नहीं करते। तो इनको आप सॉफ्ट वाटर के साथ में भी यूज़ करेंगे और हार्ड वाटर के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसकी वजह से लेक या फिर रिवर्स में पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो ये डिफरेंस है डिटर्जेंट एंड सोप में। यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं गैसियस लॉ के बारे में, जिसमें बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, अवोगाद्रोस लॉ है एंड गैलुसैक्स लॉ है। यहाँ पे ये जो PV बराबर nRT लिखा हुआ है ये आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसको कि इन सभी लॉस को मिलाकर कंबाइन करके बनाया गया है। यहाँ पे ये जो सभी लॉस दिए गए हैं इनको कंबाइन करने के बाद में आइडियल गैस लॉ बनाया गया है। एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से लॉ हैं, उसमें कौन सी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं और उसका फॉर्मूला क्या है।
ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पहला यहाँ पे है बॉयल्स लॉ। इनका कहना ये था कि अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो इनके प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर को अगर आप डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसा इनका कहना था। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब यहाँ से हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, तो PV बराबर यहाँ पर K हो जाएगा। ये तो एक गैस की बात हुई, लेकिन अगर आपने इसी तरीके से दो गैसेस लिए हैं और इसका आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो P1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 और P2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V2, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एक गैस की बात हो रही है और यहाँ पर दो। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने दिया था तो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1662 में, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। इसमें ना जो चीज़ें कांस्टेंट रखी गई थी वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। चार्ल्स लॉ में ये कहा गया कि अगर आप किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उनके टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। इसको अभी हम इमेज से भी समझेंगे। 1787 में इसको दिया गया था। थर्ड यहाँ पे आता है गैलुसेक्स लॉ। इन्होंने बोला था कि अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ गैस लेंगे और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो इनके प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मास इस वजह से लिखा गया है क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ गैस की इन्होंने बात की थी, लेकिन मेनली यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसको 1808 में दिया गया था। यहाँ पे आप इन सभी लॉस को इमेज से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले बॉयल्स लॉ को समझा है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे ये एक गैस है, जैसे ही आप पिस्टन से इस पे ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर यहाँ पे कम है तो वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने समझा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इमेज यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले वाले इमेज में आप देखिए टेम्परेचर बहुत थोड़ा सा यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम भी कम है, यानी टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम भी कम। सेकेंड इमेज में यहाँ पे टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। थर्ड यहाँ पे हमने पढ़ा है गैलुसेक्स लॉ के बारे में, जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पे जो पहला इमेज है इसका टेम्परेचर कम है और प्रेशर भी। सेकेंड इमेज में टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया है तो इसका प्रेशर भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। ये हैं तीनों लॉस। यहाँ पे आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एवोगाड्रोस लॉ के बारे में, जो कि सीधा आपको स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। एवोगाड्रोस लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1811 बाय द इटालियन साइंटिस्ट अमीदेव एवोगाड्रो।
तो इन्होंने इसको दिया था 1811 में। आपको ध्यान ये रखना है कि इन्होंने अपने लॉ में क्या बोला था। अवोगाद्रोस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हैं सभी गैसेस का, उनका सेम टेम्परेचर है और प्रेशर भी सेम है, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनमें होते हैं। ये इनका लॉ है। अगर आप इसको फॉर्मूले में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा V/N इज इक्वल टू K। V का मतलब यहाँ पे है वॉल्यूम, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और K यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। अगर आप दो गैसेस की बात करेंगे तो V1/M1 इज इक्वल टू V2/N2 हो जाएगा। आपको ना ये ध्यान रखना होगा कि किस लॉ में कौन सी चीज़ों को कांस्टेंट बताया गया। तो इसके लिए आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं BT CP GV। B का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बॉयल, इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट है, गैलुसेक में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने जो लॉज पढ़े हैं उनको कंबाइन करके इसको बनाया गया है। इसको कहा जाता है आइडियल गैस लॉ। आपसे आइडियल गैस इक्वेशन पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा PV बराबर nRT। P यहाँ पे प्रेशर है, V यहाँ पर वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T का मतलब है टेम्परेचर। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये थी केमिस्ट्री की लास्ट क्लास और हमने यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है। इसके बाद में हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।